हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की नागरिक शास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 8। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे बाज़ार में एक कमीज़, यानी कि बाज़ार में, मार्केट में जो एक कमीज़ मिलती है वो कमीज़ कैसे बनती है और उस एक कमीज़ के बनने में कितने खर्च होते हैं और उस कमीज़ को बेचकर किसे फ़ायदा ज़्यादा होता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम एक कमीज़ की कहानी समझेंगे, एक कहानी कमीज़ की हम पढ़ेंगे, जिसकी मदद से हम ये जानेंगे कि जो कमीज़ जिस मटेरियल से बनती है, मान लीजिए कि वो कपास से बनती है, रुई से बनती है, तो जो कमीज़ है, रुई का उत्पादन जब होता है तो वहाँ से लेकर सुपर मार्केट में जब वो कमीज़ बनकर रुई से जब बनती है और जब सुपर मार्केट में पहुँचती है तो उसके कितने दाम होते हैं, किन्हें फ़ायदा होता है। ये जो कहानी है, इस कहानी में जो कि हम कपास के बारे में समझेंगे, कमीज़ के बारे में समझेंगे, और चूँकि जो कपास के उत्पादन से ही शुरू होती है और कमीज़ के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। कपास के उगने से लेकर कमीज बन कर के इसे बेचने तक की कहानी के बारे में हम समझेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जो बाज़ारों की श्रृंखला है, बाज़ारों की श्रृंखला मीन्स कि जहाँ पर कपास उगाई गई, फिर इस कच्चे माल को व्यापारी को बेचा गया, फिर ये किसी और को सेल करते हैं, फिर ये किसी और को सेल करते हैं, फिर उसके बाद सुपरमार्केट में जाती है। तो ये जो बाज़ारों की श्रृंखला है वो कपास उगाने वाले को सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। मान लीजिए कि खेतों में कपास का उत्पादन हो रहा है और सुपरमार्केट में एक कस्टमर, एक उपभोक्ता उस कमीज़ को खरीद रहा है। अब ये जो उत्पादन जहाँ से हो रहा है और जो उपभोक्ता उस कमीज़ को खरीद रहा है, हम ये जानेंगे कि ये बाज़ार की श्रृंखला एक जो उत्पादन कर रहा है वो जो खरीद रहा है कमीज़, उसे किस तरह से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। और इस चैप्टर में हम ये भी समझेंगे कि क्या सबको बराबर फ़ायदा होता है या कुछ को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसे हम इस चैप्टर में पढ़कर जानेंगे। चूँकि इस चैप्टर में हम कमीज़ की कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कमीज़ किससे बना है? कमीज़ कपास से बना है। तो कपास से ही हम इस कहानी को शुरू करेंगे। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। कुरनूल एक जगह का नाम है और वहाँ पर एक किसान है जो कि कपास उगाती है। यहाँ लिखा है कि स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। यहाँ लिखा है कि एक छोटी किसान है जिसका नाम है स्वप्ना, जो कि कुरनूल यानी आंध्र प्रदेश में अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है, कपास का उत्पादन करती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। यहाँ लिखा है कि स्वप्ना ने क्या उगाया है? कपास उगाया है और कपास के जो पौधे हैं उस पर डोडे पक गए हैं। ये क्या है? ये डोडा होता है जो पक जाने के बाद इसके अंदर से रुई निकलती है। यहाँ लिखा है कि जो पौधे उगाए हैं स्वप्ना ने, उसके डोडे पक गए हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना क्या करती है? रुई चुनने में वो बिजी है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, कुछ डोडे पहले पककर चटक जाते हैं, कुछ डोडे बाद में पककर चटकते हैं, इसलिए रुई की जो फसल है इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में ना ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 कर्जे लिए थे। जब रुई जमा हो जाता है तो स्वप्ना क्या करती है? स्वप्ना
उस रुई को अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में नहीं ले जाती, बल्कि वो जिस जगह रुई का उत्पादन करती है वहाँ का एक स्थानीय व्यापारी है, यानी कि उसी जगह का एक व्यापारी है, उसके पास अपने रुई को ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय, यानी कि जब स्वप्ना ने रुई की फसल बोई थी, तो रुई की फसल बोने से पहले ही स्वप्ना ने व्यापारी से, यानी जिनके पास उसने रुई बेचने के लिए वो रुई लेकर के गई थी, जिस व्यापारी के पास वो रुई बेचने के लिए ले गई थी, उसी व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर उसने 2,500 रुपये कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। जो व्यापारी था उसने स्वप्ना को ये कहा था कि वो कर्ज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वप्ना को कुछ शर्त मानने पड़ेंगे। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। उस व्यापारी ने, जिसने स्वप्ना को कर्ज दिया था, उसने स्वप्ना से ये वादा करवा लिया था कि जब फसल तैयार हो जाएगा स्वप्ना अपनी सारी रुई उसी व्यापारी को बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन है कि स्वप्ना ने आखिर व्यापारी से कर्ज लिए ही क्यों थे। यहाँ लिखा है कि कपास की जो खेती होती है उसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, जैसे कि उर्वरक खरीदने के लिए पैसे चाहिए, कीटनाशक के लिए पैसे चाहिए। इन पर किसानों को काफ़ी खर्च करना पड़ता है। अक्सर छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति के लिए, इन खर्चों के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। इसीलिए स्वप्ना ने भी फसल तैयार करने के लिए कपास की खेती के लिए व्यापारी से उधार लिए थे। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तौल रहे थे। 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6,000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3,000 काट लिए और स्वप्ना को 3,000 ही दिए। यहाँ लिखा है कि जब स्वप्ना अपने पति के साथ रुई सेल करने के लिए उसी स्थानीय व्यापारी के पास जाती है जिससे उसने कर्ज लिए थे, वहाँ पर जो व्यापारी है उसके 2 आदमी रुई के बोरे तौल रहे थे और 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से जब उन्होंने तौला तो टोटल कितना हुआ, 6,000 रुपया हुआ। व्यापारी ने जो कर्ज दिया था स्वप्ना को, उसमें उसने ब्याज जोड़ा और 3,000 रुपये काट लेता है और 6,000 में से 3,000 काट कर बाकी के 3,000 वो स्वप्ना को दे देता है। स्वप्ना को जब 3,000 मिलते हैं तो स्वप्ना कहती है केवल 3,000, यानी क्या सिर्फ 3,000, क्योंकि स्वप्ना को पता था कि रुई के और भी अच्छे दाम उसे मिल सकते थे। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। जब स्वप्ना ने ये कहा कि सिर्फ 3,000 रुपये, उसकी बातों को सुनकर व्यापारी कहता है कि रुई बहुत सस्ती बिक रही है क्योंकि बाज़ार में बहुत रुई आ गई है। मीन्स कि बाज़ार में अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगती है तो उसका दाम सस्ता हो जाता है। इसीलिए व्यापारी ने कहा कि रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाज़ार में बहुत रुई आ गई है, इसलिए टोटल तुम्हारे रुई के दाम हुए 6,000, जिसमें से जो कर्ज मैंने तुम्हें दिया था 2,500, उसमें ब्याज के साथ ही मैंने 3,000 काट लिया और बाकी के 3,000 रुपये मैंने तुम्हें दे दिए। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ़ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। व्यापारी की बातों को सुनकर स्वप्ना कहती है कि इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। वो व्यापारी से कहती है कि आप ये देखिए कि रुई कितनी बढ़िया है और साफ़ है। क्योंकि रुई बढ़िया है और साफ़ है, इसलिए इस बार मुझे ये उम्मीद थी कि इस रुई के मुझे बेहतर कीमत मिलेंगे। स्वप्ना की बातों को सुनकर व्यापारी कहता है, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगा आओ। स्वप्ना की बातों को सुनकर व्यापारी कहता है कि अम्मा मैं आपको जितनी भी कीमत दे रहा हूँ अच्छी कीमत दे रहा हूँ,
दूसरे जो व्यापारी हैं वो आपको इतना भी नहीं देंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कुरनूल के बाज़ार में जाइए और पता लगाइए कि रुई की कीमत क्या है। व्यापारी की बातों को सुनकर स्वप्ना कहती है, नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। स्वप्ना कहती है व्यापारी से कि आप नाराज ना हो, मैं आप पर कैसे शक कर सकती हूँ। मैंने तो सिर्फ यही उम्मीद की थी कि मैंने इतनी अच्छी फसल उगाई है, रुई भी अच्छी है, बढ़िया है और साफ़ है, और इसलिए मुझे उम्मीद थी कि मुझे इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सकेगा। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। स्वप्ना व्यापारी से आगे बहस नहीं करती है। हालांकि वो जानती है कि जो कपास है उसके कम से कम 1800 प्रति क्विंटल के दाम मिलेंगे, लेकिन वो व्यापारी से आगे बहस नहीं करती है। उसे पता है कि जो रुई है वो कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस व्यापारी के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। क्यों डिपेंड रहना पड़ता है गांव के सभी लोगों को उस व्यापारी के ऊपर? क्योंकि जो व्यापारी है गांव के लोगों को कर्ज देता है, और कर्ज सिर्फ खेती के लिए नहीं देता बल्कि दूसरी ज़रूरतों के लिए भी देता है, जैसे कि बीमारी के लिए कर्ज देता है, बच्चों की स्कूल की फीस के लिए कर्ज देता है। हालांकि उस कर्जे में वो ब्याज भी लेता है। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती है। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। यहाँ लिखा है कि साल में ऐसा वक्त भी आता है जब किसानों के पास कोई काम नहीं होता, उनके पास कोई इनकम नहीं होती जिससे कि वो अपने घर को चला सके, इसलिए वो व्यापारी से कर्ज लेते हैं और इसी की वजह से सिर्फ जीवित रहा जा सकता था। यानी कि जो व्यापारी है वो हर तरह से कर्ज देता था, ना सिर्फ खेती के लिए बल्कि दूसरे कामों के लिए भी वो गांव के लोगों को कर्ज देता था। इसी वजह से स्वप्ना ने व्यापारी से बहस नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसे कर्ज लेना है तो वो उस व्यापारी से ही कर्ज उसे लेना पड़ेगा, जो कि उसके किसी काम में मदद आ सके। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो वो मजदूरी करके कमा लेती। यहाँ लिखा है कि हालांकि स्वप्ना ने कपास की पैदावार की थी, जितना उसको इनकम हुआ था वो इनकम मजदूरी के इनकम से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब हम लोग पढ़ेंगे इरोड का कपड़ा बाज़ार। यहाँ लिखा है, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। इरोड का कपड़ा बाजार कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वीक में 2 बार इरोड का कपड़ा बाजार लगता है, जो कि संसार के विशाल बाजारों में से एक है। ये ऐसा बाजार है जिसमें कई तरह का कपड़ा बेचा जाता है। तमिलनाडु के आसपास के जो गांव में बुनकर हैं उनके जरिए भी बनाया गया कपड़ा, बुना गया कपड़ा भी इस बाज़ार में बिकने के लिए आता है। बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के ऑफिस हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं, यानी कि इरोड के कपड़ा बाज़ार में जो कपड़े बिकते हैं व्यापारी उन्हें खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के दूसरे व्यापारी भी इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने आते हैं। सिर्फ तमिलनाडु के ही व्यापारी यहाँ कपड़ा खरीदने नहीं आते, बल्कि दक्षिण भारत के शहरों के दूसरे जो व्यापारी हैं वो भी इस कपड़ा बाज़ार में
इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाज़ार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। यहाँ लिखा है कि जब बाज़ार होती है, बाज़ार के दिनों में ऐसे बुनकर भी मिलेंगे। बुनकर मीन्स जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। यानी कि व्यापारी किसे ऑर्डर देते हैं? बुनकर को, और बुनकर ही कपड़ा बुनकर मार्केट में लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। ये जो व्यापारी होते हैं वो देश के और विदेश के जो वस्त्र निर्माता होते हैं, यानी कि जो कपड़ा बनाते हैं, और जो निर्यातक होते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके ऑर्डर के अनुसार वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये जो व्यापारी होते हैं पहले सूत खरीदते हैं और बुनकरों को ये ऑर्डर देते हैं, ये निर्देश देते हैं कि उन्हें किस तरह का कपड़ा तैयार करना है। यानी कि जो व्यापारी होते हैं पहले वो सूत को खरीदते हैं, फिर इसके बाद वो क्या करते हैं? बुनकरों को देते हैं बुनने के लिए। बुनकर जो कपड़े बनाकर व्यापारी को वापस दे देते हैं। और व्यापारी किसे देते हैं? वस्त्र निर्माताओं को या निर्यातकों को। वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों के ऑर्डर पर ही व्यापारी इन्हें सेल करते हैं। आगे लिखा है कि निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। यहाँ पर एक हिंट दिए गए हैं, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचते हैं। जिनिंग मिलें उस कपास को खरीद लेती हैं। जिनिंग मिलें उस कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती हैं। जब गट्ठर बनती है, सूत कातने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। सूत कातने की जो मिलें हैं वो कपास से धागा बनाती है और सूत कातने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दादन व्यवस्था, यानी बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। यहाँ लिखा है कि कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं, यानी कि व्यापारियों को बड़े बड़े जो वस्त्र निर्माता होते हैं उनसे ऑर्डर मिलता है, और जो व्यापारी होते हैं जब उन्हें ऑर्डर मिल जाता है तो उसी के आधार पर व्यापारी क्या करते हैं? बुनकरों के बीच में काम बांट देते हैं। वो खुद तो कपड़ा नहीं बनाएंगे बल्कि वो बुनकरों के बीच में काम बांट देते हैं। बुनकर जो होते हैं वो व्यापारी से धागा लेते हैं और तैयार कपड़ा दे देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को 2 फायदा होता है। बुनकरों को धागा खरीदने के लिए अपना पैसा लगाना नहीं पड़ता, साथ ही जब वो धागा व्यापारी से लेते हैं और कपड़ा तैयार करके वापस वो व्यापारी को ही दे देते हैं। इससे जो तैयार कपड़ा है उसको बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को शुरू में ही ये पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है, क्योंकि जो व्यापारी होता है उसे ऑर्डर वस्त्र निर्माता से मिलता है और व्यापारी बुनकरों को ये बताता है कि उसे किस तरह के कपड़े बनाना है और कितना बनाना है। आगे लिखा है कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। यहाँ लिखा है जो बुनकर होते हैं वो व्यापारियों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं और उन्हें ही कपड़े तैयार करके देते हैं, और इसीलिए व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते ही व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। क्योंकि बुनकर किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? व्यापारियों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। व्यापारी उन्हें धागा भी देते हैं और बुनकर जब कपड़े बनाकर व्यापारी को वापस देते हैं तो व्यापारी क्या करते हैं? उन्हें पैसे देते हैं।
वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। व्यापारी ही बुनकरों को ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और जब बुनकर कपड़ा बनाकर व्यापारी को देते हैं, व्यापारी बुनकरों को बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। जो बुनकर होते हैं वो व्यापारी से धागा लेकर उसे ही कपड़ा बुनकर देते हैं। वे बुनकरों के पास कोई साधन नहीं होता कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं। वो सिर्फ व्यापारी के ऑर्डर पर ही कपड़ा बनाकर व्यापारी को देते हैं और बुनकरों को ये नहीं पता होता कि जो कपड़ा वो बना रहे हैं वो किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। यहाँ लिखा है कि कपड़ा बाजार में व्यापारी जो कपड़ा बुनकर ने उसे बनाकर दिया है वो कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों में बेचते हैं, क्योंकि जो पहनने के वस्त्र बनाने के कारखाने होते हैं वो कपड़ा खरीदते हैं और उससे ही पहनने के कपड़े बनाते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के फायदे में ज़्यादा होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 ही कमा पाते हैं। चूँकि बुनकर कपड़ा बनाने का काम करते हैं, इसलिए वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाते हैं और ऊंची ब्याज दर पर वो कर्जा लेते हैं और फिर वो करघा खरीदते हैं। एक करघे का जो दाम होता है वो 20,000 होता है, इसलिए जो छोटे बुनकर हैं उनको कम से कम 2 करघे भी खरीदने पड़ते हैं जिनका दाम 40,000 होता है और उसे जो छोटे बुनकर होते हैं उन्हें 2 करघे खरीदने के लिए 40,000 की पूंजी लगानी पड़ती है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे जो बड़े लोग होते हैं उनको दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे काम द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 ही कमा पाते हैं। यानी कि बुनकरों को करघा खरीदने के लिए ज़्यादा जमा पूंजी लगानी पड़ती है, कर्ज लेकर उन्हें करघा खरीदना पड़ता है और जो उन्हें काम मिलता है उससे वो सिर्फ महीने के 3,500 ही कमा पाते हैं और उनको और उनके सदस्यों को 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। आगे लिखा है व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। यहाँ लिखा है कि जो व्यापारी होते हैं और बुनकर होते हैं उनके बीच में ये जो व्यवस्था होती है वो दादन व्यवस्था कहलाती है। यानी कि जो व्यापारी होते हैं वो कच्चा जो माल होता है वो बुनकर को देते हैं और बुनकर उसी कच्चे माल का इस्तेमाल करते हुए कपड़ा बुनता है और फिर वापस व्यापारी को देता है और व्यापारी जो है वो उनको उस काम के बदले में पैसे देते हैं। भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में बहुत सारे क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। यानी कि जहाँ पर व्यापारी कच्चा माल बुनकर को देते हैं और बुनकर उसी कच्चे माल का यूज़ करते हुए कपड़ा बुनकर वापस व्यापारी को देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज़ें बनाने के लिए करती है। यह लिखा है कि इरोड का जो व्यापारी है जो बुनकरों को कच्चा माल देता है और बुनकर उसे कपड़ा बनाकर देते हैं। बुनकरों के जरिए बनाए गए कपड़े को वो दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। यानी कि ऐसा कारखाना जो कपड़ा खरीदता है और फिर वो पहनने के लिए कपड़ा बनाता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग यानी कि जो कपड़ा होता है उसका उपयोग कमीज़ें बनाने के लिए करती है। ये कमीज़ें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं और फिर वो जो कारखाना है जो कपड़ा खरीद कर कमीज़ बनाता है उस कमीज़ को वो विदेशों में भी भेजता है। कमीज़ों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। यह लिखा है कि जो
कारखाना होता है जहाँ पर कमीज़ बनाई जाती है, ये जो कारखाने होते हैं कमीज़ें बनाती हैं और ये कमीज़ें विदेशी जो ख़रीदार होते हैं उनको सेल किया जाता है, उनको निर्यात किया जाता है। कमीज़ों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं, यानी कि उनकी दुकानें हैं। ये बड़े-बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्तें भी रखते हैं। यहाँ लिखा है कि जो बड़े बड़े स्टोर्स के मालिक होते हैं वो सिर्फ अपने ही शर्तों पर बिजनेस करते हैं। वे माल देने वालों से, यानी कि जो कारखाने वाले होते हैं जो कमीज़ बनाते हैं उनसे जो बड़े बड़े स्टोर्स के मालिक होते हैं वो कम दाम पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता, यानी कि सामान अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और समय पर सामान मिलनी चाहिए, ऐसी शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में ज़रा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। यहाँ लिखा है कि सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर, यानी कि सामान में अगर किसी भी तरह का कोई फॉल्ट होता है और सामान में किसी भी तरह की कोई कमी होती है या फिर माल देने में अगर ज़रा सा भी देर होता है तो जो बड़े बड़े स्टोर्स के मालिक होते हैं वो कारखाने वालों से सख्ती से निपटते हैं। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो निर्यातक होते हैं, यानी कि जिस कारखाने में कमीज़ बनती है वो कारखाने इन शक्तिशाली ग्राहकों को, यानी कि जो बड़े बड़े स्टोर्स के मालिक होते हैं उनको निश्चित की गई शर्तों को, यानी कि जो बड़े बड़े स्टोर्स के मालिक होते हैं वो शर्तें रखते हैं और जो कारखाना वाले होते हैं जो कारखाना में कमीज़ बनाते हैं वो बड़े बड़े स्टोर्स के जो मालिक होते हैं उनकी शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ लिखा है कि ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण, यानी कि बड़े बड़े जो स्टोर्स के मालिक होते हैं वो कारखानों के ग्राहक ही होते हैं, इसलिए ग्राहकों की ओर से जो दबाव होता है इसकी वजह से वस्त्र निर्यात करने वाले जो कारखाने होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खर्चे में कटौती करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर्स के जो मालिक होते हैं वो कम कीमत पर कारखाने वाले से जो कमीज़ है या फिर जो प्रोडक्ट है वो ख़रीदने की मांग करते हैं। इसलिए जो कारखाने वाले होते हैं वो खर्च में कटौती करने की कोशिश करते हैं। वे काम करने वालों को जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। कारखाने वाले क्या करते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो कम मजदूरी देकर ज़्यादा काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। इस तरह से जो कारखाने वाले होते हैं वो अपना लाभ बढ़ाते हैं, कम मजदूरी देकर अपना फ़ायदा बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े जो दुकानों के मालिक होते हैं वो कम कीमत पर कारखानों वालों से जो प्रोडक्ट होते हैं वो ख़रीदना चाहते हैं। इसलिए उन्हें कम कीमत पर देने के लिए कारखाने वाले क्या करते हैं, वो जो उनके यहाँ काम करते हैं उनको कम मजदूरी देते हैं और ख़ुद भी लाभ उठाते हैं और कम कीमत पर वो बड़े बड़े स्टोर्स के मालिकों को वस्त्र सेल करते हैं। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। यहाँ पर एक फैक्ट्री के बारे में बताया गया है जिसका नाम है इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री। उसमें 70 कामगार हैं, 70 काम करने वाले हैं, उनमें से ज़्यादातर महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है वह उसे जाने को कह सकता है। यहाँ लिखा है कि 70 कामगार में से ज़्यादातर महिलाएं हैं और ज़्यादातर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है, यानी कि अगर फैक्ट्री मालिक को ये लगे कि ज़्यादा कामगार की ज़रूरत नहीं है तो वो उन्हें जाने को कह सकते हैं, नौकरी से निकाल सकते हैं। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है जो लगभग 3000 प्रति माह होता है। यहाँ लिखा है कि कामगारों की मजदूरी जो होती है वो उनके स्किल के अकॉर्डिंग तय की जाती है। काम करने वालों में ज़्यादा जो वेतन होता है वो दर्जी को मिलता है जो लगभग 3000 प्रति माह होता है।
स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। जो स्त्रियां होती हैं उनको मदद के लिए सहायक के रूप में धागे काटने का काम दिया जाता है, बटन टाकने का काम दिया जाता है, इस्त्री करने का काम दिया जाता है और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है। यहाँ पर लिखा है मजदूरों का भुगतान। दर्जी को 3000 प्रति माह मिलता है। इस्त्री करना यानी प्रेस एक पीस का 1.5 रुपये मिलता है। जांच करने के लिए 2000 प्रति माह मिलता है और धागे काटना वो बटन लगाना जैसे काम के लिए 1500 महीना मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज़, यानी कि जो कमीज़ बनकर तैयार होती है वो कमीज़ फिर देश विदेश में सेल की जाती है। बड़े बड़े स्टोर्स के मालिक उसे खरीदते हैं। यहाँ लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वो कमीज़ किस मूल्य पर सेल होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज़ $26 यानी 1800 रुपये में बेची जाएगी। यहाँ लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सारी कमीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। कमीज़ें हैं, बेचने के लिए हैं और ये जो कमीज़ें हैं इनकी कीमत $26 रखी गई है, यानी कि हर कमीज़ $26 पर बेची जाएगी, यानी कि 1800 रुपये में बेची जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन हैं। कपास उगाने से लेकर बड़े बड़े मार्केट में कपास से बनी हुई जो कमीज़ होती है जो उन्हें सेल करते हैं, इनमें लाभ किसका होता है। बाज़ारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। जो बाज़ार की श्रृंखला है, बाज़ारों की जो चेन है, वो उत्पादनकर्ता को यानी कि जो रुई का उत्पादन करता है उसको सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला के हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है, यानी कि ये जो बाज़ार का चेन होता है, बाज़ार की श्रृंखला होती है, इसकी हर कड़ी पर खरीदना होता है, बेचना होता है। उत्पादनकर्ता रुई को किसी और को सेल करते हैं, ये रुई खरीद कर किसी और को सेल करते हैं, फिर ये जो धागा होता है इसे लेकर किसी और को देते हैं कपड़ा बनाने के लिए। फिर बुनकर क्या करते हैं, वापस व्यापारी को देते हैं और व्यापारी कारखाने वाले को देते हैं। कारखाने वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े सुपरमार्केट में वस्त्र को बनाकर सेल करते हैं। इस तरह से हर एक श्रृंखला पर क्या होता है, खरीदना भी होता है और बेचना भी होता है। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। कुछ लोगों ने बाजार में ज़्यादा लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। अब हम लोग पढ़ेंगे बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। यहाँ लिखा है कि जो विदेशी व्यवसायी हैं उन्होंने बाजार में ज़्यादा फायदा कमाया। क्यों? क्योंकि वो बनी बनाई कमीज़ को खरीदते हैं, कम दामों पर खरीदते हैं और वो ऊंचे दामों में स्टोर्स में सेल करते हैं। उसके कंपैरिजन में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा, यानी कि जो कमीज़ बनाते हैं और बड़े बड़े स्टोर्स के मालिकों को सेल करते हैं, उनका जो लाभ है वो मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। यहाँ लिखा है कि दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में जो कामगार काम करते हैं वो मुश्किल से सिर्फ अपनी डेली लाइफ की ज़रूरतों को पूरी करने के लायक ही कमा सके। कपास उगाने वाले छोटे किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। कपास उगाने वाले जो छोटे किसान हैं और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन बाज़ार में उन्हें उनके उत्पाद का सही दाम नहीं मिला। छोटे किसान ने क्या किया, कड़ी मेहनत करके उसने कपास उगाया, लेकिन उसे उसका उचित मूल्य नहीं मिला। और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत करके कपड़े बुनकर व्यापारी को दिया, उन्हें भी उत्पाद का सही दाम नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। जो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं,
या व्यापारियों की जो स्थिति है वो बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। यहाँ लिखा है कि जो बुनकरों की कंपैरिजन में जो व्यापारी हैं उनकी कमाई ज़्यादा हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से, यानी कि जो फैक्ट्री में कमीज़ बनाकर विदेशों में सेल करते हैं, उनकी कमाई से व्यापारियों की जो कमाई है वो कम है। और जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं, उनकी जो कमाई है वो व्यापारियों के कमाई से ज़्यादा है। इस तरह बाज़ार में सब बराबर नहीं कमाते, और जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो विदेशों में जिसे सेल करते हैं कपड़े, जो बड़े बड़े स्टोर्स के मालिक होते हैं, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इस तरह से बाज़ार में सब बराबर नहीं कमाते, कुछ कम कमाते हैं, कुछ ज़्यादा कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाज़ार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो देश प्रजातांत्रिक होता है उसके अंतर्गत सबको बाज़ार में सही मजदूरी मिलनी चाहिए। एक और बाज़ार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। यहाँ लिखा है कि एक और बाज़ार क्या करता है, लोगों को काम करने की अपॉर्चुनिटी देता है, उन चीज़ों को बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है और बेचने की अपॉर्चुनिटी देता है जो वो उगाते हैं या बनाते हैं। किसान बाज़ार में रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा बेच सकते हैं। दूसरी ओर बाज़ार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। दूसरी ओर बाज़ार में जो अमीर आदमी होते हैं या पावरफुल लोग होते हैं, वही सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ लिखा है कि जो लोग ज़्यादा कमाई करते हैं, जो अमीर होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, वो कैसे लोग होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, अपने कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं और बहुत सी ज़मीनें होती हैं। गरीबों को बहुत सारी चीज़ों के लिए अमीर और पावरफुल लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को अमीरों के ऊपर क्यों डिपेंड रहना पड़ता है? क्योंकि गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, यानी कि गरीब क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं, और वो धनवान से ही कर्ज ले सकते हैं, अमीरों से ही कर्ज लेते हैं। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए और अपना सामान बेचने के लिए और नौकरी प्राप्त करने के लिए वो अमीरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन। चूँकि जो गरीब होते हैं उनको अमीरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इसी निर्भरता की वजह से बाज़ार में गरीबों का शोषण होता है। और ये जो समस्या है, इसका समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे कि जो उत्पादक होते हैं, जो कपास जैसी फसल को उगाते हैं, वो मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।